So hello students, today we have lecture 3 of statistics. लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के अगर हम देखें रिकॉल करें तो हमने क्या क्या चीज़ समझ ली हैं वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग समझ लिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स, एंड दूसरी चीज़ हमने ये भी समझी है कि कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो उस पर्टिकुलर डेटा को एनालाइज करने में काम आते हैं, क्योंकि डेटा का एनालिसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ होती हैं, मीन मीडियन मोड, उनके बारे में हमने वन बाय वन करके समझ लिया कि कौन कौन सी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो रिलेट करता है कि मीन का जो हमने एक पार्ट समझ लिया है कि अगर मीन का कोई हमारे पास डेटा आता है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है और हमारे पास अलग अलग नंबर्स हैं, तो हम उनका मीन कैसे निकालेंगे ये हमें समझ में आ गया है। अब हमारे पास जो सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है कि अगर मेरे पास कोई डेटा बहुत बड़े नंबर में दे रखा हो, कि सपोज़ मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 50 पीपल 50 लोग हैं, उनका हाइट है, सपोज़ आई एम सेइंग कि हाइट है उनकी मेरे पास, तो क्या मेरे लिए नॉर्मल मीन का जो फॉर्मूला था, नॉर्मल मीन का फॉर्मूला क्या था कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ चुके हैं, आप पिछली वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। लेकिन अगर मेरे पास 50 पीपल्स का डेटा है तो क्या मेरे लिए ये मेथड यूज़फुल होगा, क्योंकि मैं अगर 50 नंबर्स को ऐड करने बैठूंगा तो दैट इज़ अ वेरी टीडियस जॉब। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है कि उस केस में हमारे पास जो एक नया स्टेप मिलता है जिससे हम अपने इस प्रोसेस को थोड़ा इजी कर सकते हैं, तो वो आज हम सीखने जा रहे हैं। उसका नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इट मीन्स जो बड़ा डेटा आपको मिलता है उस डेटा को आप एक टेबल में कन्वर्ट करेंगे और फिर टेबल में कन्वर्ट करने के बाद वहाँ से मीन निकालना इज़ मोर ईजियर देन दिस वन। तो टुडे जो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव होगा इस पर्टिकुलर सेशन का, इस लेक्चर का, वो यही होगा कि अगर आपके पास बहुत लेंथी डेटा आता है तो उसको पहले टेबल में कन्वर्ट करना है, या अगर टेबल मिलती है तो टेबल से आपको मीन कैसे निकालना है। राइट, वन थिंग। सेकेंड थिंग इज़ कि अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मुझे बनानी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के दो मेथड्स हैं, या तो मैं उसको अनग्रुप्ड बनाऊं या मैं उसको कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करूं। देयर आर टू वेज। ठीक है, अब यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह का डेटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है और किस तरह का डेटा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो डेटा डिस्क्रीट में जा रहा है वो कंटिन्यूस में जाने पर ज़्यादा अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है। इट इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि जो आपके पास डेटा है वो कौन सी टेबल के लिए ज़्यादा सुटेबल होने वाला है, कि मैं उसको इस टेबल में कन्वर्ट करूं या इसको ग्रुप में कन्वर्ट करूं। तो हम थोरोली इस बात को समझते हैं कि ग्रुप क्या होता है और डिस्क्रीट क्या होता है। राइट, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बात समझने वाली है, अगर मैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँगा तो मेरे पास एक ऐसा डेटा आएगा कि वहाँ पर बहुत रेयरली उसकी जो रेंज होगी, अगर मैं उसकी रेंज की बात करता हूँ, रेंज मीन्स जो हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, बहुत कम डिफरेंस होगा। इट मीन्स जो डेटा होगा उसमें जो वैल्यूज़ होंगी वो बहुत नियर बाय वैल्यू होंगी। तो उस टाइम पर हमारे पास क्या है कि हम इस तरह का डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना ज़्यादा पसंद करेंगे। हम अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन है उसको चेक करेंगे कि वो कितनी बार आया है। आई विल टेक वन एग्जाम्पल, उससे आपको समझ में आएंगी चीज़ें। पहले इसको एक जनरल वे में समझ लेते हैं कि यहाँ पर हम सिंपल काउंटिंग वाले डेटा को यूज़ करेंगे। जब मैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे आऊँगा तो मेरे पास डेटा की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। इवन उसका जो रेंज होगा, हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू में भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो उस केस में कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विल बी मोर हेल्पफुल। ये एक चीज़ समझने वाली है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जहाँ से आपको क्लियर होगा कि अच्छा ये ज़्यादा इसमें सही रहेगा और ये वाला ज़्यादा सही नहीं रहेगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल जो होगा वो इसके लिए होगा, और जब आप इसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे तब आप देखेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा टीडियस बना रहा है इसको। राइट, तो हम दोनों चीज़ों को, दोनों पार्ट्स को समझते हुए अब बात करेंगे। एक चीज़ और भी है स्टूडेंट्स, इसमें अगर बात करें, अगर मैं इसको एक ग्राफिकली इसको प्रेजेंट करूँ तो ये डिस्क्रीट का मतलब होता है कि हर एक पॉइंट पर ये अलग अलग डॉट देगा। राइट,
डॉट मीन्स कि ये मैं सपोज ये कहता हूँ कि x1 है, तो x1 कितनी बार आया, ये हो गया। x2 का वैल्यू कितना, ये है। x3 का वैल्यू कितना, ये हो जाता है। x4 का वैल्यू, x5 का वैल्यू। तो इट मीन्स एवरी डेटा विल बी मेजर्ड सेपरेटली। बट अगर आप कंटिन्यूस की बात करते हो तो कंटिन्यूस में यू विल गेट अ लाइन। आपको जो डेटा मिलेगा, सपोज मैंने बोला 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, मतलब आपने एक इंटरवल सेट कर दिया कि 0 to 5 में इतने लोग, 5 to 10 में ये लोग, 10 to 15 में इतना लोग। तो इट मीन्स मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी तो लिया बट मैंने एक इंटरवल के अकॉर्डिंग किया। अब हम एग्जाम्पल को लेकर आते हैं ताकि आपको ये चीज़ बड़ी क्लियर होगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी नज़र नहीं आएगी जब तक आप डेफिनेशन पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ एजेस ऑफ 25 स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो मेथड हैं, या तो मैं इसको ग्रुप में कन्वर्ट करूँ या इसको अनग्रुप्ड करूँ, मतलब डिस्क्रीट या कंटिन्यूस। अब देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था रेंज, एक बार देखिए रेंज क्या निकल रही है इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है। हाईएस्ट वैल्यू 17 आ रही है अगर आप देखें, और लोवेस्ट वैल्यू क्या है, लोवेस्ट वैल्यू 14 आ रही है। तो 17 और 14 में अगर मैं बात करूं तो 3 का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस बहुत कम है, मतलब ये डिफरेंस ज़्यादा होगा, मतलब मैं कहता हूँ ये डिफरेंस अप्रोक्सीमेट 10 होता, ये अप्रोक्सीमेट ये 50 होता, तो मुझे कंटिन्यूस करने में ज़्यादा बेनिफिट होता, राइट। बट इस केस में क्या है, अगर 3 का डिफरेंस है तो आप कंटिन्यूस तो कर ही नहीं सकते। अगर कंटिन्यूस करने बैठेंगे तो बहुत गड़बड़ होगा। वो कैसे होगा वही बताऊंगा आपको मैं, राइट। सबसे पहले समझते हैं इस बात को कि ये रेंज बहुत कम है, तो इट मीन्स हमें एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही तैयार करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, एज लिखूंगा, राइट। उसके बाद क्या लिखता हूं मैं, फ्रीक्वेंसी। समझते हैं। अब मैं यहाँ पर बड़ा सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। एज की अगर बात करें तो एज में सबसे पहले क्या लिखें, सबसे पहली एज है हमारे लिए 14। अब आपको चेक करना है कि 14 कितनी बार आया है। आप लिखेंगे 1 बार आ गया इधर, ठीक है, 2, 3, 4, तो ये 4 टाइम्स आ गया और मेरे लिए फर्स्ट डेटा कंप्लीट हो गया। अब मैं कहता हूँ 15 कितनी बार आ जाता है, 15 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये 8 टाइम्स आ गया। इसके बाद मैं लेता हूँ 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये मेरे पास 10 टाइम्स आ जाता है, राइट। देन आई हैव 17 ऑल्सो, सो 1, 2, 3, राइट, सो इट इज़ 3 टाइम्स। आपको कैसे चेक करना है कि कोई एरर हुआ है या नहीं हुआ है, आप इसको ऐड कर लीजिए, कितना आता है 18, 4, 22 प्लस 3, 25। आप देखिए 25 स्टूडेंट्स का ही डेटा हम निकाल रहे थे और बिल्कुल सही आ गया। इसको बोला जाता है डिस्क्रीट, राइट, क्या बोलेंगे हम, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है। अब स्टूडेंट्स एक आगे की स्टेप बात करते हैं। अब हमें इसका मीन निकालना है। देखिए मीन निकालने के लिए हम क्या कर सकते थे, हम सारे नंबर्स को ऐड करते और डिवाइडेड बाय 25 कर देते, वो भी ठीक है। बट क्या वो टीडीएस जॉब है, नहीं है। टीडीएस जॉब बनेगा नहीं बनेगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि टीडीएस जॉब होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, इतने सारे नंबर्स को ऐड करना फिर उसको डिवाइड करना 25 से, इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। तो उस केस में क्या करेंगे, ये जब टेबल आपकी बन जाती है, टेबल बनने के बाद सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, ये आपके लिए x माना जाता है, ये f माना जाता है। मैं इसको थोड़ा आगे प्रोसीड करके चल रहा हूँ। आप क्या करेंगे, आप इसका ऐड करके निकाल लेंगे। ये बड़ा ईजी है। क्यों ईजी है कि 14 कितनी बार आया, 4 बार आया, तो 14 की मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, कितना हो गया 56। फिर ये 15 कितनी बार आया, 8 बार आया, वहाँ पर भी आप ऐड ही करते, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाता है 120 हो गया। ये कितना हो जाता है 160, ये कितना 51। आपको अगर ये दिख रहा हो कि चारों का जो सम होगा ये इन सभी नंबर्स के सम के साथ इक्वल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इट मीन्स मीन क्या होता है, मीन का फॉर्मूला वही है, क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर। अब थोड़ा सा मैं इस फॉर्मूले में एक मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी इजी। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस का मतलब है जो ये सिग्मा, मतलब ये जो एफ एक्स आया इसका सम। देखिए सम को हम हमेशा सिग्मा से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। सिग्मा मतलब कि सिग्मा अगर मैंने एफ एक्स लिखा है तो सिग्मा मतलब एफ एक्स में जितने भी नंबर्स होंगे उन सभी का सम बोला जाता है सिग्मा,
ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, सिग्मा एफ। अब यहाँ समझिएगा, क्योंकि एफ एक्चुअली में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को ही दिखा रहा है, क्योंकि जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में मैंने लिख दिए हैं, तो इसलिए नाम उसका सिग्मा एफ आ गया। सिर्फ क्या हुआ है, फॉर्म चेंज हुई है, अदरवाइज फॉर्मूला सेम है, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, सिग्मा एफ एक्स मैं क्या करूँगा, 56 इस सबको ऐड करूँगा, कितना आ जाता है, तो मैं यहाँ लिख दूँगा 56 प्लस 120 प्लस 160 एंड 51 एंड डिवाइडेड बाय 25, राइट। अगर आप नॉर्मल करेंगे तो भी ये रिजल्ट मिलने वाला है आपको, बट टेबल से क्या हो गया, हमारा थोड़ा वर्क इजी हो गया और एरर होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। कितना आ जाता है ऐड होकर, ये 107 मुझे ये देता है और ये मुझे दे देता है 280, राइट। सो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये होता है 387/25, यही वैल्यू आपकी आ जाती है। ऐसे पॉइंट में आप निकाल लेंगे, आपका आंसर आ गया। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने मीन निकाला, कैसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। तो हमारे लिए नया जो फॉर्मूला बना मीन का, वो क्या मिल गया हमें, मीन को हम ऐसे डिनोट करते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ एक्स किसको प्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। बस हमने टेबल से निकाल लिया है इसको, और ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, राइट। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये मीन निकालने का एक नया वे निकल के आ जाता है फॉर टेबल, राइट। अब यहाँ पर देखिएगा मैंने कंटिन्यूस क्यों नहीं किया, वो शायद अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर होगा कि अगर इसमें कंटिन्यूस करने बैठते तो कभी भी पॉसिबल नहीं होता। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कंटिन्यूस के लिए होगा, और फिर आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, ये है वाटर टैक्स बिल, ठीक है। 30 हाउसेज हैं, उन सबका एक वाटर टैक्स बिल दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, क्या चीज़ समझनी है हमें मेनली, वो ये बात समझनी है कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ सारे नंबर सेपरेट हैं, अलग अलग। अगर मैं चाहूँ कि मैं इसका डिस्क्रीट टेबल बनाऊँ, तो आप समझना कि डिस्क्रीट टेबल बनाने बैठते हैं, सबसे मिनिमम नंबर ढूंढिए, सबसे पहले रेंज निकालते हैं। चलिए, रेंज क्या है, मिनिमम नंबर है 14 अगर आप देखें, और मैक्सिमम नंबर कितना जा रहा है, आई थिंक 112 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल्कुल 112 माइनस 14। तो अगर आप इसको देखें तो कितना हो जाता है, ये आ जाता है 98, ठीक है। तो 98 रेंज है, काफ़ी बड़ी रेंज है, साफ पता लग रहा है, कोई बात नहीं। अब सोचते हैं, चलिए मैं एक काम करते हैं, हम डिस्क्रीट पहले बनाने की कोशिश करते हैं, क्या डिस्क्रीट सही रहेगा इसके लिए। अब एक बार बताइए, डिस्क्रीट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर बिल लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी, राइट। बिल में सबसे पहले चलिए मैंने 14 लिया, 14 कितनी बार आया है, 2 बार आया, देखिए एक और वहाँ पर वो हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखूँगा मैं, आप सोचिए 14 के बाद 15 है, 15 कितनी बार आया है, 1 टाइम। फिर मैं आगे करूँगा, आपको नज़र आ रहा है कि बहुत बड़ी टेबल बन जाएगी, तो ऑब्जेक्टिव तो फेल ही हो गया। क्यों, मल्टीप्लिकेशन तो आपको तब भी करना है, राइट। मल्टीप्लिकेशन तो आपको फिर करना पड़ गया, बात तो वहीं आ गया। इससे तो बेटर है फिर हम इसको सम ही कर लें और फिर डिवाइडेड बाय 30 कर लें, राइट। तो डिस्क्रीट ने कुछ एक्स्ट्रा कुछ काम कम नहीं किया, हमारा काम वहीं का वहीं रह गया। तो इट मीन्स हमें कुछ और सोचना पड़ रहा है यहाँ पर। तो इसीलिए आपको क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, राइट। क्योंकि फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच ही नहीं कर रही हैं। अगर आप डेटा देखें, डेटा में कोई भी मैचिंग नहीं है, सब डेटाज अलग अलग टाइप आ रहे हैं। तो उसकी वजह से हमें क्या है, डिस्क्रीट यहाँ पर सुटेबल वे नहीं होगा। अब रेंज ने मुझे बता दिया है खासकर कि रेंज काफ़ी बड़ी आ रही है 98, और 98 को अगर मैं देखूं तो अगर मैं इसकी 10 इंटरवल से करूं तो 9.8 आ रहा है, राइट। अभी मैंने क्यों किया ऐसा, कि मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अब मेरे पास एक ही तरीका बचता है इसका कि मैं बिल्स तो निकालूं। अब देखिएगा, मैं बिल्स निकालूं, फ्रीक्वेंसी भी निकालूंगा, सब कुछ होगा, राइट। बट अभी मैं बिल को क्या करने वाला हूं, इसको एक इंटरवल देने वाला हूं। इंटरवल क्या, कि 14 से स्टार्ट हुआ था और मैं 14 to 24 यहां पर डालने वाला हूं। इस बार देखिए मैंने ग्रुपिंग कर दी। ग्रुपिंग मतलब कि 14 से लेकर, जिनके 14 रुपीज़ से लेकर 24 से कम, ध्यान रखिएगा 24 से कम, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो होगा वो 24 to 34, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 24 यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, तो कौन सा 20 यहाँ पर 24 लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। ये एक एक्सक्लूसिव इंटरवल माना जाता है। एक्सक्लूसिव मतलब 14 to 24 बोल तो दिया है, मतलब 24 आपको नहीं लेना है, 24 से
कम वैल्यू लेनी है। 24 से कम वाली वैल्यू यहाँ ली जाएंगी और 24 यहाँ होगा, फिर 34 से कम लिया जाएगा। तो ध्यान रखें, मैं 14 to 34 में यहाँ एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। का मतलब क्या है कि टेक 14 to लेस देन 24। 14 तो लेना ही है, 14 आएगा, बट 24 से आपको लेस पर जाना है। अब यहाँ पर देखिए बड़ा सिंपल सा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे 14 से लेकर 24 से पहले पहले वाले सारे नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। कितना हो गया देखिए जरा, 24 यहाँ पर देख लीजिएगा बिल्कुल। 14 ये गया 1 2 3 4, तो मुझे कितना मिला, 4 मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, 24 से 34 जाऊँगा, मतलब 24 भी ले लूँगा मैं और 34 से लेस। तो 34 से लेस 1 2, राइट, 35 नहीं आएगा, 2 ये भी नहीं ले सकते, तो कितना आ गया, 2 आ गया, राइट। अब क्या आ जाएंगे, 34 to 44, 34 से ऊपर मतलब 34 इंक्लूसिव ऑफ 34, मतलब क्या 1 44 में नहीं ले सकता, उससे पहले ये नहीं आएगा 1, देन 2 3, सो यहाँ पर भी 3 आ गया। अब आगे की टेबल बना देते हैं, 44 to 54, 54 to 64, 64 to 74, 74 to 84, 84 to 94 and 94 to 104 and 104 to 114, राइट। 114 आई थिंक इट विल बी कंप्लीटेड, क्योंकि 112 लास्ट है तो हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अब आपको क्लियर हुआ। अब 44 से 54 जाइए। 44 से 54 अगर जाते हैं तो आप 45 भी ले सकते हो, 1 राइट, 2 3 राइट, सो यहाँ पर आ गया 3। तो इस तरह से आप अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं। आई एम कंप्लीटिंग दिस टेबल नाउ। सो आई हैव मेड दिस टेबल एंड फॉर योर चेकिंग आप चेक कर लीजिएगा, ये 30 आना चाहिए क्योंकि 30 फैमिलीज का डेटा है। अब देखिए यहाँ पर कितना ईजी हो गया, थोड़ा कंपैरेटिवली ईजी हो गया। अगर मेरे पास एक ग्रुप डेटा नहीं बनाते हम, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इस ग्रुप को थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाए, बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट जनरली क्या है, जो भी हमारे डिफरेंस आता है, हम कोशिश हमारी ये होती है कि हम 10 तो मिनिमम लें। अगर आपको लग रहा है कि 10 के बाद मेरा 20 के से भी सेटिंग हो सकती है तो वो भी गलत नहीं होगा, राइट। तो ये एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करने वाली बात थी। नाउ अब क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये आता है कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल होती है उसका मीन कैसे निकाला जाए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद उसी एग्जांपल को उस एग्जांपल का मीन निकालने की कोशिश करेंगे कि कैसे निकाला जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स मेरे पास एक क्लास इंटरवल है, ठीक है, ये नंबर ऑफ वर्कर्स है और ये उनका क्लास टाइमिंग दे रखा है, टाइमिंग ले लीजिए आप, ठीक है, और कि वो इतने घंटे 0 से 10 आवर्स के बीच में जो काम करते हैं वो 7 वर्कर्स हैं, और जो 10 to 20 आवर्स काम कर रहे हैं, मीन्स इस तरह का प्रोफाइल आप कुछ भी मान सकते हैं, राइट। या सैलरी भी ले सकते हैं, सैलरी में भी इसमें काम कैलकुलेट हो जाएगा। सो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है कि आपको इस पर्टिकुलर डेटा का मीन निकालना है। देखिए मीन, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अगर मुझे डिस्क्रीट मिल रहा था तो एक सिंगल नंबर मिल रहा था और हम मल्टीप्लाई कर करके यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे थे। बट अगर मैं यहाँ से सिंगल नंबर निकाल लूँ, जब भी आपके पास कंटिन्यूस डेटा होगा आपको ध्यान रखिएगा कि ये दोनों सेम होने चाहिए, तो ही हम उसको कंटिन्यूस बोलेंगे, राइट। अब इस केस में क्या होगा, सबसे पहले आपको मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट होगी x से और ये आपका f है, राइट। जैसे आप मिड वैल्यू निकालोगे तो आप इन दोनों को ऐड करिए, 0 + 10/2 कितना आ जाता है, 5 आ गया। 10 + 20/2 कितना आ जाता है, 15 आ गया। 20 + 30/2 कितना आ गया, 25 आ गया। सिमिलरली 35, इसी तरह से ये 45, करेक्ट। अब आप सोचिए आपके पास x भी आ चुका है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको fi और xi निकालना है, मतलब fx निकालना है, राइट। fx मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 5 है, तो कितना आ गया, 35। 10 × 15
150, 15 इंटू 25, 375, 280 एंड 450, करेक्ट। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना है? ये सिग्मा एफ भी निकाल लीजिए आप। सिग्मा एफ किसको प्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है। तो कितना हो जाता है ये? 17 प्लस 15, 32, 32, 40 एंड 50। तो मैं यहाँ पर 50 लिख देता हूँ और मुझे ये भी ऐड करना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है 450 और 150 आपका 600 हो गया। 6 3 975, 975 एंड 975 280 एंड 35। ये मैं ले लेता हूँ। 1290, राइट। अब मैं यहाँ से जब डिवाइड करूँगा 25.8, तो इस तरह से ये मेरी वैल्यू आ जाती है मीन की। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो इस जब भी आपके पास क्लास इंटरवल आएगा तो उस केस में सिर्फ आपको एक टेबल और बढ़ जाती है, मिड वैल्यू निकालनी है। और अगर ये डिस्क्रीट में दे रखा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में ये एक छोटा सा डिफरेंस है मीन निकालने में, राइट। सो आई होप ये पर्टिकुलर पार्ट क्लियर हुआ होगा। और इसी के साथ आज का ये हम सेशन ओवर करते हैं यहाँ पर। इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट वी विल डू, हम मीन ही निकालने वाले हैं। अगर मेरे पास इसके बाद भी मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जैसे यहाँ पर बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही हैं, तो उसमें भी 2-3 मेथड है। एक स्टेप डेविएशन मेथड, एक है आपका शॉर्टकट मेथड। तो उन दोनों मेथड्स को भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि मीन कैसे निकाला जाए अगर डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसके लिए भी हमारे पास वो मेथड हैं। सो टिल देन इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें इस तरह के क्वेश्चंस की, एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो थैंक यू सो मच क्लास।